अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। ऐवान सादर इस्लामाबाद में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर को आला एजाज देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल माइकल एरिक कोरेला को निशान इम्तियाज मिलिट्री के एजाज से नवाजा। जनरल एरिक को यह अवार्ड दोनों मुल्कों के दरमियान अस्करी ताल्लुकात के फरोग के एतराफ में दिया गया। तकरीब में वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला हुक्काम की शिरकत। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला की सदर आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकातें इलाकाई सलामती, फौजी तावन, इंसदाद दहशतगर्दी और उभरते आलमी खतरात के खिलाफ मुश्तरका काविशों पर तबादले ख्याल। ऐवान सदर आमद पर अमरीकी कमांडर सेंटकॉम जनरल एरिक को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फौजी सिफारतकारी में पाकिस्तान का एक अहम संग मील। पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामाबाद में तारीखी रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस अमरीका, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की आला फौजी क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ वफूद का खैर मक़दम किया। आलमी खतरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में बाहमी फौजी ताअवुन, स्ट्रेटेजिक मुकालमे और बाहमी एतमाद की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान खत्ते में महफूज और खुशहाल माहौल के लिए शराकतदार मुल्कों के साथ मिलकर काम करने का भरपूर आज़म रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का मौजू मजबूत रब्त और महफूज अमन। खित्ते में सलामती के लिए ताउन, फौजी सिफारतकारी और स्ट्रेटेजिक मुकालमे के फरोग की तरफ अहम पेशरफ्त। कॉन्फ्रेंस में खित्ते की सलामती, सूरत हाल, वस्ती और जनूबी एशिया में बदलती स्ट्रेटेजिक फजा, मुश्तरका तरबेती प्रोग्राम, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और बहरानी हालात में मरबूत रद्द-ए-अमल की जरूरत पर जामे तबादले ख्याल। शुरका का अमन, बाहमी एहतराम, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी, साइबर अदम तहफ़्फ़ुज़ और इंतहा पसंदी जैसे खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत पर गहरी तशवीश का इजहार। इमदाद की तरसील की इसराइली बंदिश की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनियों की हर सतह पर इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से गजा में इमदादी सामान भेजने की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में FBR इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास। FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल एकोसिस्टम की मंजूरी। खाम माल की तैयारी और दरामद मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग और सारिफ की खरीदारी तक तमाम डेटा को एक ही निज़ाम से मुंसलिक किया जाए। वज़ीर आज़म के FBR में आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मुस्बत समत में गामजन है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने की सहूलत स्कीम को जारी रखने का फैसला। वज़ारत खजाना को सहूलत स्कीम के लिए तरजीही बुनियादों पर फौरी फंड जारी करने की हिदायत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और कीमती असासा है। तरसीलात ज़र की राह में हायल रुकावटें दूर करके निज़ाम को बेहतर, मौसर और आसान बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदारत में खुसूसी इजलास। मिसाली गांव, सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू मंसूबों पर ब्रीफिंग। 1200 देहात मिसाली गांव बनाने के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। हर मिसाली गांव में पानी की सप्लाई, सेवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। मंसूबे में अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मरियम नवाज। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सदारत में अमन व अमान से मुताल्लिक़ क्वेटा में खुसूसी इजलास, फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों और सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद और दरपेश रुकावटों का जायजा। हुकूमत दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दहशतगर्दों के बयानी की तरवीज रोकना होगी। दहशतगर्दी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों के साथ आम शहरियों ने भी अजीम कुर्बानियां दी। तशद्दुद, नफरत और इंतहा पसंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया जान ले हम अमन, रवादारी, हम आहंगी और बकाए बाहिमी के अलमबरदार हैं और यही हमारी असल शनाख्त है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी निशिस्त मारका हक की जबरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा का मिली नगमे के जरिए पाक फौज को शानदार खिराज तहसीन। फितनातुल खवारिज का ड्रोन हमला, निशाना मासूम पख्तून अवाम। सोशल मीडिया पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी। खवारिज के हमले, इल्जाम पाक फौज पर। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा। ड्रोन हमले में जदीद असले का इस्तेमाल, भारतीय फंडिंग का सबूत। भारतीय सरपरस्ती में खवारिज को ड्रोन टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल। खवारिज भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुआवनत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्वस। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की मजमूम भारतीय साजिश। मजीद 3 कश्मीरी मुसलमानों को जायदादों से महरूम कर दिया गया। तमाम तर भारतीय हथकंडे कश्मीरी अवाम के जज्बा आज़ादी को दबाने में नाकाम। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मुसलमानों की अमलाक की जब्ती और भारतीय जुल्म जबर की शदीद मजम्मत। फाशिस्ट मोदी के बिहार इलेक्शन से कबल अक़लियतों को वोटर फहरिस्त से निकालकर मुनज़्ज़म धांधले की साजिश पे नकाब। भारतीय पार्लियामेंट में बिहार मुतनाज़िया कानून पर शदीद एहतजाज। कांग्रेस का इंतखाबी बाइकॉट का इंदिया। 60 साल के हजारों नए वोटर्स का इंदराज, वोट की मुनज़्ज़म चोरी है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी। ईरान के शहर जायदान में मुसल्लह अफराद का अदालती कंपाउंड पर हमला। 6 अफराद जाँ बाहक, 22 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर मारे गए। मुसल्लह अफराद साइलिन का रूप धार कर अदालती कंपाउंड में दाखिल हुए। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी, मजीद 57 फलस्तीनी शहीद, 512 जख्मी। शुमाली गजा में इमदादी मरकज के करीब फायरिंग में 12 फलस्तीनी शहीद, 150 जख्मी। जनूबी गजा में मलबे से 12 लाशें बरामद। गजा में हर गुजरते के दिन के साथ कहत की सूरत हाल मजीद तशवीशनाक, फौरी इमदाद की जरूरत है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पें जारी। हलाकतों की तादाद 32 हो गई, 130 जख्मी। कंबोडिया से 38,000 और थाईलैंड से 1,40,000 से ज्यादा अफराद का जंगजदा इलाकों से इनखला। कंबोडिया का फौरी गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। झड़पें जंग में तब्दील हो सकती हैं। थाईलैंड के कायम मकाम वजीर आजम। शिगर के बालाई इलाके तसर कायमाबाद में सैलाब ने तबाही मचा दी। गांचे में सैलाबी सूरत हाल से कुंदूज, चोगो, गरोंग में 50 घर तबाह। मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा दियामीर के इलाकों का दौरा। मुतासरीन को फौरी रिलीफ, खैमे और इमदादी सामान फराहम करने का हुक्म। पानी, बिजली, सड़कों और आबपाशी चैनल्स की बहाली के लिए एमरजेंसी इकदाम की हिदायत। नुकसानात का शफाफ सर्वे और मुआवजे की यकीन दहानी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल। 28 जुलाई से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, लाहौर, ननकाना साहिब, सियालकोट, फैसलाबाद में शदीद बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। रावल डैम में पानी की सतह एक बार फिर
1750 फीट तक पहुंच गई। कल सुबह 6 बजे रावल डैम के स्पिलवेज फिर खोले जाएंगे। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। एशिया क्रिकेट कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में T20 फॉर्मेट पर खेला जाएगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान शामिल। ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल। 14 सितंबर को होगा पाकिस्तान और भारत का बड़ा टाकरा। Sounded good. Wow, the sound of the bat, that was a melody. टिम डेविड की तूफानी बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। तीसरे मैच में 6 विकेटों से कामयाबी। 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। टिम डेविड की 16 गेंदों पर 50 और 37 गेंदों पर सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से तेज तरीन निस्फ सेंचुरी और सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। कैंगरूज ने 215 रन का हदफ 16.1 ओवर्स में हासिल कर लिया। ताशकंद में अंडर 19 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तान की फतूहात की हैट्रिक। तीसरे मैच में तुर्की को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कौमी टीम ने मुकाबला 25-17, 25-19 और 25-19 से जीता। और वॉशिंगटन में DC ओपन टेनिस टूर्नामेंट। रूस के डैनियल मेदवेदेव का सफर खत्म। अनसीडेड फ्रांसीसी खिलाड़ी क्वारंटीन मोहतत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेन्योर की भी सेमीफाइनल में रसाई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। दौरे जदीद के तकाज़ों से नहीं बरती गफलत हमने। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नाम है हमारा, है हमारा जवान दुनिया में पहचान हमारी। ये है मेरा आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। फौजी सिफारतकारी में पाकिस्तान का एक अहम संग मील। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मेजबानी में तारीखी रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक मजबूत रब्त महफूज अमन के उन्वान के तहत मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की आला फौजी क़यादत ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस में शरीक मुअज़्ज़ज़ वफूद का खैर मकदम किया। शुरका से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि आलमी खतरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के इस दौर में बाहिमी फौजी तावन, स्ट्रेटेजिक मुकालमे और बाहिमी एतमाद की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के लिए पाकिस्तान के अज़्म की तजदीद करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान खत्ते में एक महफूज और खुशहाल माहौल की तामीर के लिए शराकतदार मुल्कों के साथ मिलकर काम करने का भरपूर अज़्म रखता है। रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का तारीखी कसीरुल जहती इजलास खत्ते में सलामती के तावन,
فوجی سفارتکاری اور اسٹریٹجک مکالمے کے فروغ کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے۔ کانفرنس میں خطے کی سلامتی کی صورتحال، وسطی اور جنوبی ایشیا میں بدلتی ہوئی اسٹریٹجک صورتحال، مشترکہ تربیتی پروگرام، دہشت گردی کے خلاف تعاون اور بحرانی حالات میں مربوط انسانی عمل کی ضرورت پر جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے امن، باہمی احترام، قومی خود مختاری کے تحفظ، دہشت گردی، سائبر عدم تحفظ اور انتہا پسندی جیسے سلامتی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا بھی اعادہ کیا۔ ریجنل چیفز آف ڈیفنس سٹاف کانفرنس کے شرکاء نے پاکستان کی قیادت، مہمان نوازی اور اس طرح کی جامع فوجی سفارتکاری کی بے حد تعریف کی۔ یہ اسٹریٹجک اجتماع پاکستان کے صحت کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ مشترکہ سلامتی کے مفادات اور علاقائی یکجہتی پر مبنی ایک محفوظ، باہم مربوط اور تعاون پر مبنی خطے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت پاکستان نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری کا اعزاز دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایوان صدر اسلام آباد میں ہونے والی پروقار تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے جنرل مائیکل ایرک کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری کا اعزاز دیا۔ انہیں یہ ایوارڈ پاکستان اور امریکہ کے درمیان عسکری تعاون، دفاعی تعلقات کے فروغ اور علاقائی سلامتی کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اعلیٰ حکام تقریب میں موجود تھے۔ کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا کی قیادت میں دونوں ملکوں کے درمیان انسداد دہشت گردی اور دوسرے شعبوں میں تعاون کو وسعت ملی ہے۔ اپنے دورے میں کمانڈر سینٹ کام جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے صدر آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت کے ساتھ تفصیلی ملاقاتیں کی، جن میں علاقائی سلامتی، فوجی تعاون، انسداد دہشت گردی اور ابھرتے عالمی خطرات کے خلاف مشترکہ کاوشوں پر گفتگو ہوئی۔ یہ ملاقاتیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان پائیدار اسٹریٹجک تعلقات، علاقائی امن و سلامتی اور طویل مدتی دفاعی تعاون کے مشترکہ عزم کی عکاس ہیں۔ اس سے قبل امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا ایوان صدر پہنچے تو مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی بربریت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امداد کی ترسیل کی بندش اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غذائی قلت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں بڑھتے انسانیت سوز مظالم انتہائی قابل مذمت ہیں۔ پاکستان اسرائیل کی جانب سے امداد کی بندش ختم کرنے اور بچوں اور خواتین سمیت بھوک سے سسکتے فلسطینی بہن بھائیوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی کے لیے ہر سطح پر سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام عالم اور دنیا کے ہر فورم پر نہتے فلسطینیوں کی آواز بن کر انسانیت سوز صہیونی مظالم کے خلاف آواز اٹھاتا رہے گا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ حکومت پاکستان سفارتی ذرائع سے غزہ میں امدادی سامان پہنچاتی رہی ہے۔ اس کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن نے ملک گیر مہم چلا کر غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل یقینی بنائی۔ وزیر اعظم نے امیر جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کی غزہ متاثرین کے لیے امدادی سامان بھیجنے کے لیے کوششوں کو سراہا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بتایا کہ فلسطینی رہنماؤں نے مجھ سے رابطہ کر کے اپیل کی ہے وزیر اعظم غزہ میں جنگ بندی اور غذائی امداد کی فراہمی کے لیے قائدانہ کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام اور عالم اسلام پاکستان اور اس کی قیادت سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اسلامی ممالک سمیت بین الاقوامی برادری سے خصوصی رابطہ کرتے ہوئے قائدانہ کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جدید اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم تشکیل دینے کی منظوری دی ہے۔ اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ایف پی آر میں جاری اصلاحات کی بدولت معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ ٹیکس کے دائرے میں اضافے اور غیر رسمی معیشت کے خاتمے سے عام آدمی پر ٹیکس میں کمی کے اہداف کا حصول ممکن ہوگا۔ انہوں نے عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات لینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ نئے نظام کو تقویت دینے کے لیے پورا ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنایا جائے۔ خام مال کی تیاری اور درآمد، مصنوعات کی مینوفیکچرنگ اور صارف کی خریداری تک تمام ڈیٹا کو ایک ہی نظام سے منسلک کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نظام کو اس قدر مؤثر بنایا جائے کہ پوری ویلیو چین کی براہ راست ڈیجیٹل نگرانی کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایکو سسٹم کے تحت جمع ہونے والے مرکزی ڈیٹا کو معاشی اسٹریٹجک فیصلہ سازی کے لیے استعمال کیا جائے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو ایف پی آر ڈیٹا کی ایک مرکز پر منسلک کرنے اور پوری ویلیو چین کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے جدید ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی تشکیل پر پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ حکومت نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے ترسیلات زر بھیجنے کے لیے سہولت سکیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزارت خزانہ کو ہدایت کی کہ اس سکیم کے لیے فوری فنڈ جاری کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم محنت کش اور کاروباری شخصیات وطن عزیز میں ترسیلات زر بھیج کر ملکی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ترسیلات زر بھجوانے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے ساتھ نظام کو بہتر، مؤثر اور آسان بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم ہم وطنوں کا ترسیلات زر کے ذریعے قومی ترقی میں اہم کردار ہے، جسے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
محمد شہباز شریف نے کہا کہ مالی سال 2025 میں ریکارڈ 38 ارب 30 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات زر موصول ہوئیں، جس سے 14 برس میں پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا ہدف حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترسیلات زر میں اضافے سے بڑھتے ہوئے درآمدی بل کی ادائیگی کے ساتھ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے میں بھی مدد ملی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر سینیٹر حافظ عبدالکریم نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے حافظ عبدالکریم کو سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ اپنے مذہبی اور سیاسی فکر کی روشنی میں قانون سازی میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔ سینیٹر حافظ عبدالکریم نے مسلم لیگ نون کی جانب سے سینیٹ الیکشن میں اعتماد کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے تمام ممالک کو تعمیری کردار ادا کرنا ہوگا۔ واشنگٹن میں امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان امریکہ سے مضبوط تعلقات کا خواہاں ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسین رضا۔ میں اٹلانٹک کونسل کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ معاشی چیلنجز کے باوجود پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ نائب وزیر اعظم نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ہونے والی ملاقات کو مفید قرار دیا اور کہا کہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے اور مشترکہ شراکت داری پر زور دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کثیر الجہتی ہیں اور پاکستان بہت جلد امریکہ سے تجارتی معاہدہ چاہتا ہے۔ I held a very productive meeting with Secretary of State Marco Rubio, and we agreed on our shared commitment to deepen and broaden the Pak-US bilateral relationship. We value our economic partnership with the United States. We see trade, not just aid, as the future. We hope to conclude a mutually beneficial trade agreement at the earliest. Whenever the two countries converged on global issues, be it the Cold War or the war on terror, we are encouraged by the upward trajectory in our bilateral partnership since President Trump assumed office. Our nations are coming closer, and we have made considerable progress already in a short span of 6 months. We seek a relationship grounded not in dependency, but in mutual benefit, not in blame, but in dialogue, not in narrow counterism checklist, but in broad-based cooperation. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے اور مذاکرات سے تنازعات کا حل چاہتا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ The India-Pakistan standoff this May, sparked by a familiar pattern of escalation and mutual distrust, brought the region dangerously close to the brink. As evidenced by May 2025 ceasefire between India and Pakistan, the US has emerged as a credible arbiter of peace and stability in South Asia. نائب وزیر اعظم نے واضح کیا کہ بھارت سمیت تمام فریقین کو خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے آگے آنا ہوگا۔ حسین رضا، PTV نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت لاہور میں خصوصی اجلاس ہوا، جس میں پنجاب میں 1200 دیہاتوں کو مثالی گاؤں بنانے کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو مثالی گاؤں، ستھرا پنجاب اور ویسٹ ٹو ویلیو منصوبوں، مثالی گاؤں کے لیے سولر سسٹم سے چلنے والے واٹر سپلائی ماڈل اور سیوریج سسٹم پر بریفنگ دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ ہر مثالی گاؤں میں واٹر سپلائی، مکمل سیوریج نیٹ ورک اور ویسٹ مینجمنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنیں گے۔ پنجاب کے مثالی گاؤں میں پختہ گلیاں، سڑکوں کی بحالی، چلڈرن پارک، شجرکاری، گھروں پر نمبر اور سائن بورڈز بھی نصب ہوں گے۔ پنجاب کے مثالی گاؤں منصوبے کے تحت پائلٹ فیز کے 130 دیہات میں ترقیاتی منصوبے مکمل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مثالی گاؤں پروجیکٹ کی جلد از جلد تکمیل کے لیے ریڈ لائن طلب کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد اپنے بیانی کی ترویج کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں، جس کی نگرانی اور سدباب انتہائی ضروری ہے۔ اسلام آباد سے مریم ملک کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ فار ریجنل اسٹڈیز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ دہشت گردی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران دہشت گردی کے خلاف بھرپور اور مؤثر کردار ادا کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ عام شہریوں نے بھی عظیم قربانیاں دی۔ Terrorists have no religion, caste, creed or color. Pakistan is like a shield or a wall between terrorists and the rest of the world. So when one Pakistani citizen lays down his life
It is not only to make Pakistan secure, but to make the world a safer place. And the government of Pakistan is fully committed to eradicate this menace once and for all. वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात की पेशकश की। हम किसी भी गैर जानबदार फोरम पर वाक़े की तहकीकात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है और किसी सूरत दहशतगर्दी का हामी नहीं हो सकता। Sympathizers of terrorists are worse than the terrorists because they are the people who live in our society and propagate these ideologies. So there needs to be a clear distinction that sympathizing or propagating violent extremism, terrorism is a big no, and this is not Islam, and that is where the role comes in and the meta narrative of Paigham-e-Aman, because the word Islam actually means peace. वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमारा पैगाम अमन है। तशद्दुद, नफरत और इंतहा पसंदी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुनिया जान ले कि हम रवदारी, हम आहंगी और बकाए बाहमी के अलमबरदार हैं और यही हमारी असल शनाख्त है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के लिए जमीन तंग कर दी गई है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान में सरफराज बुख्ती की सदारत में लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक इजलास क्वेटा में हुआ। वज़ीर दाखिला का कहना था कि दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान गवर्नमेंट की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान में सरफराज बुख्ती ने अमन अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफ किया। वज़ीर आला का कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी से क़याम अमन के लिए सरगर्म है। हमें हर कीमत पर अमन कायम करना है। फितनतुल ख़वारिज का ड्रोन हमला, निशाना मासूम पख्तून अवाम। फितनतुल ख़वारिज ने सोशल मीडिया पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती से फितनतुल ख़वारिज के हाथ अब ड्रोन हमलों तक पहुंच चुके हैं। फितनतुल ख़वारिज की जदीद असलहे तक रसाई भारतीय फंडिंग का मुंह बोलता सबूत है। नए जमशुदा अजला में फितनतुल ख़वारिज के ड्रोन मार्टर हमलों का बेशतर निशाना मासूम पख्तून अवाम हैं। फितनतुल ख़वारिज के इन ड्रोन हमलों में जांबहक अफराद की लाशों पर पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। फितनतुल ख़वारिज के पास जदीद टेक्नोलॉजी और असलहा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती का वाज़ेह सबूत है। नाज़रीन, मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ वसाइल ब्रुए कार लाए जा रहे हैं, लेकिन ब्लू इकॉनमी एक ऐसा शोबा है जिसे अब तक उसकी इस्तेदाद के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया। रिपोर्ट करेंगे ज़मीर अब्बास। आलमी मईशत में एक नया मौसर और कुदरती जरिया मुतारिफ कराया गया है जिसे माहिरीन ब्लू इकॉनमी का नाम देते हैं। मारूफ माहिर मईशत गुंतर पाउली ने अपनी किताब दी ब्लू इकॉनमी में इस नजरिए की वजाहत करते हुए कहा है कि ब्लू इकॉनमी का मकसद न सिर्फ माहौल का तहफ़्फ़ुज़ है बल्कि मकामी वसाइल से नई सनतें कायम करना, नौकरियां पैदा करना और फुजला को दौलत में तब्दील करना भी इस मॉडल का हिस्सा है। पाकिस्तान के वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद राव ने अपनी किताब एलिमेंट्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी में कहा है कि पाकिस्तान के साहली इलाके, बंदरगाहें और समंदरी तिजारत एक ऐसे मुआशी इनकलाब का हिस्सा बन सकते हैं जो मुल्क को पायदार तरक्की की राह पर डाल सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को एक मजबूत कौमी मैरीटाइम पॉलिसी बनाने की जरूरत है। कोस्ट लाइन हमारी है कि तकरीबन 1000 किलोमीटर, इसके ऊपर फिशिंग, टूरिज्म, इसके ऊपर मैंग्रोव्स को भी देखें। अगर हम समंदर के अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं जो कि मेडिकल में इस्तेमाल होती हैं, और ख़ास तौर पे फिशिंग जो कम्युनिटी है ना, इनकी मेन सपोर्ट ये है ब्लू इकॉनमी। पोटेंशियल हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है। गवर्नमेंट अपनी ज़रा सा पॉलिसी जहाँ पे सख्ती करनी है वहाँ सख्ती करें तो आपको अगले साल जो है 50%, 60% का इंक्रीज आ जाएगा। जो हमारे जो फिशिंग इंडस्ट्री में है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो जितने टेक्निकल होंगे वो बेहतर होगा। ब्लू इकोनॉमी मॉडल सिर्फ सरमायादाराना मुनाफे के लिए नहीं बल्कि मुआशरती खुशहाली, माहौलियाती तवाज़ुन और मकामी मईशतों को मजबूत बनाने के लिए है। इस मॉडल को अपनाने से न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा किए जा सकते हैं बल्कि माहौलियात, तिजारत, सनत और मकामी कम्युनिटीज को भी फायदा पहुँचाया जा सकता है। ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तान में इक्तिसादी इनकलाब और आलमी सतह पर पायदार तरक्की के सफर में शामिल होने का बेहतरीन जरिया बन सकती है। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में खुसूसी नशिस्त से खिताब किया। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा तलबात के साथ खुसूसी नशिस्त में भारत के ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक ऑपरेशन की जबरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने मार्का हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हिब्बुल वतनी को खुसूसी तौर पर सराहा। इस मौके पर तलबा ने मुआशरती और कौमी अमूर बिलखसूस सिक्योरिटी के तनाज़ुर में खुलकर सवालात किए। उन्होंने DGISPR के साथ खुसूसी नशिस्त को खुश आइंद करार देते हुए मुस्तकबिल में भी ऐसी नशिस्त के एहतमाम की दिली ख्वाहिश का इजहार किया। I think this initiative was a very fruitful step. We had a lot of discussions about different issues that concerned the army today. आज एक बहुत इंटरैक्टिव सेशन था between DGISPR and our faculty और students के दरमियान, and it would be a very good to interact with him and उनसे कुछ questions भी clear हुए। बहुत सारी चीज़ें थी जो I guess hidden थी और behind the back थी जो किसी को भी नहीं थी पता, and he cleared in a very good way. उन्होंने हर बच्चे के सवाल को अच्छे तरीके से एड्रेस किया। मुख्तलिफ शोबों के बच्चे थे, हर किस्म के बच्चों के डिफरेंट कैलिपर के सवाल थे, लेकिन उन्होंने हर सवाल को बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। तो इस चीज़ की खुशी है, उम्मीद है कि वो आइंदा भी आएंगे। एक पैगाम दुनिया को देना चाहूँगी कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा, बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। खुसूसी नशिस्त के इख्तिताम पर GC यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने खुसूसी तौर पर मिली नगमे के जरिए पाक फौज को शानदार अंदाज में खराज अकीदत पेश किया और कौमी इत्तेहाद की बेहतरीन तर्जमानी की। इससे पहले GC यूनिवर्सिटी लाहौर पहुंचने पर DGISPR का शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। तारीख गवाह है कि जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। ऐसे ही बहादुर जानिसारों में एक नाम कैप्टन आकिब जावेद शहीद का है। शहीद के छठे यौम शहादत पर रिपोर्ट तैयार की है, वक़ार अहमद ने मुलाहिजा कीजिए। कौम शुहदा के खून की मकरूज है और ये कौम अपने शहीदों को कभी फरामोश नहीं करती। कैप्टन आकिब जावेद यौम शहादत 26 जुलाई 2019, जाए शहादत आवरान बलूचिस्तान, निडर, बेबाक और वतन पर मर मिटने का अज़म रखने वाले जांबाज मुजाहिद शहीद कैप्टन आकिब जावेद ने आवरान में दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए वतन अजीज की खातिर जामे शहादत नोश किया। शहीद कैप्टन आकिब जावेद के सोगवारों में वालिदैन और हमशीरा कहते हैं, बिछड़ने का गम है मगर खुश हैं। आकिब ने मुल्क के लिए जामे शहादत नोश किया। मेरे बेटे ने जामे शहादत नोश किया है, इससे बढ़कर एक वालिदैन के लिए और खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। एक एक लम्हा हमारे लिए यादगार है। शहीद को हम तो नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह ताला का कलाम कुरान पाक ये फरमाता है कि शहीद जिंदा है, उसे रिज़्क दिया जाता है, आप उसे हरगिज मुर्दा तस्वर ना करें। माँ के लिए तो बेटे जो होते हैं ना, सब इतने अजीज होते हैं, उससे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि और कोई लायक और ज़हीन बच्चा नहीं होगा। अपनी कौम और अपनी फौज के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने दीन के लिए अपनी उसने जान कुर्बान कर दी। मेरी लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट है कि मैं एक शहीद की बहन कंसीडर की जाती हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने अपने वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। वतन की मिट्टी ने जब भी पुकारा, हमारे जवानों ने लब्बैक कहा। दिफाए वतन के लिए कैप्टन आकिब जावेद की कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। कौम शहीदों को सलाम पेश करती है। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़। भारतीय पार्लियामेंट में बिहार मुतनाज़ा कानून पर शदीद एहतजाज हो रहा है। कांग्रेस ने इंतखाबी बाइकॉट का इंदिया दे दिया है। मोदी सरकार ने इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार इदारे के बजाय सियासी हथियार बना दिया है। तफसील से आगाह करेंगी नौरी नासिर। मोदी की बिहार इलेक्शन से कबल अकलियतों को वोटर फहरिस्त से निकालकर मुनज़्ज़म धांधली की साजिश जारी है। नाम नहाद जमहूरी भारत में आइन के आर्टिकल 326 की खिलाफ वर्जी हो रही है। बिहार में मुतनाज़ा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट की नजरसानी के मामले पर जबरदस्त एहतजाज जारी है। दीवार के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा। ये अब हिंदुस्तान
हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन नहीं लगता। Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. दीवार के मुताबिक इंडिया इत्तेहाद ने कहा कि तमाम ऑप्शंस बशमूल इलेक्शन बाइकॉट ज़ेरे गौर हैं। दीवार के मुताबिक भारतीय इलेक्शन कमीशन की जारी करदा रिपोर्ट में 60 लाख से जायद वोटर्स वफात याफ्ता, मुंतकिल शुदा या दोहरी रजिस्ट्रेशन वाले करार दिए गए। बाज मुकामात पर बीजेपी अफसरान और बूथ लेवल अफसरान खुद से फॉर्म भर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि असेंबली इलेक्शन का बायकॉट खुला ऑप्शन है। डिप्टी लीडर लोकसभा गौरव गोगोई ने कहा कि ऑपोजिशन के एहतजाज के बावजूद हुकूमत की खामोशी अवाम के वोट छीनने का सबूत है। एनआरसी और सीएए के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पॉलिसी अकलियतों की शहरियत को निशाना बनाने की कोशिश का हिस्सा है। मोदी भारत को हिंदुत्व नजरिए के तहत एक इंतहा पसंद रियासत में तब्दील करने की कोशिश में है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने नौ आबादियाती इकदाम जारी रखते हुए मजीद 3 कश्मीरी मुसलमानों को जायदादों से महरूम कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पुलिस ने काबिज भारतीय इंतजामिया के हुक्म पर मकबूजा कश्मीर में जिला कुपवाड़ा के इलाके करना में अब्दुल हमीद शेख, काजी खुशहाल पठान और मंजूर अहमद शेख की 6 कनाल और 13 मरले अराजी काले कानून UAPA के तहत जब्त कर ली। भारतीय पुलिस ने गुज़श्ता रोज भी बारामूला और कुपवाड़ा अजला में 2 अफराद की 5 कनाल और 17 मरले अराजी और 1 मकान जब्त कर लिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने मकबूजा इलाके में मुसलमानों की इमला की मुसलसल जब्तगी और जबर इस्तबदाद की दीगर कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि काबिज इंतजामिया भारतीय वजारत दाखिला के अहकामात पर कश्मीरियों के खिलाफ काले कानून का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के घरों, जमीनों और दीगर इमला को काले कानून के तहत जब्त करने का सिलसिला तेज कर दिया गया है। तर्जुमान ने कहा कि इस तरह के हथकंडे कश्मीरी अवाम के जज्बे आज़ादी को दबाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने जम्मू के इलाके सूरचक में भारतीय पुलिस के हाथों 21 साला नौजवान मोहम्मद परवेज के बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। भारतीय पुलिस ने परवेज अहमद को गुज़श्ता रोज मुहासिर और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। आलमी मंजरनामे से खबरों में आपको बताएंगे, शुमाल मशरक़ी ईरान के शहर ज़ाहिदान में मुसल्लह अफराद के अदालती कंपाउंड पर हमले के नतीजे में 6 अफराद जाँ भाग जबकि 22 से ज़ायद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 मुसल्लह अफराद को हलाक कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ईरान के सूबे सिस्तान शहर ज़ाहिदान में वाक़ अदालती कंपाउंड में घुसकर जजेस के चैम्बर्स में फायरिंग करते रहे। सूबे के नायब कमांडर बराए कानून अली रजा दिलेरी ने कहा कि मुसल्लह अफराद ज़ाहिदान की अदलिया में सालीन का रूप धार कर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 हमलावरों को हलाक कर दिया। यह हमला एक मुनज़्ज़म कार्रवाई के तहत किया गया जिसमें मुसल्लह अफराद ने अदालत की इमारत को निशाना बनाया। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्सेज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 512 जख्मी हो गए हैं। भूख गजा में मासूम बच्चों की कातिल बन गई है। हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल मजीद तशवीशनाक होती जा रही है। फ़लस्तीनी खुराक की तलाश में दरबदर हैं और कहत के बायस अम्बात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फाक़ा कशी से अम्बात की तादाद 122 हो गई जबकि गजा में हर 5वां बच्चा शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा ने कहा है कि मिस्र में खुराक और अद्वियात के 6000 ट्रकों को मुतासरा इलाकों तक पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा रही। बरतानिया के 221 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के नाम में खत्म फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा किया है। लेबर MP सारा चैंपियन की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए खत में बरतानवी वज़ीर आज़म पर जोर दिया गया है कि वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करें। दूसरी जानिब इसराइल की जंगबंदी के बावजूद भी जनूबी लेबनान पर फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला जारी है। लेबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान के ज़िला सूर में इसराइल ने ड्रोन के जरिए गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें एक शख्स जाँ भाग और मुताद्दिद जख्मी हो गए। इसराइल ने कहा है कि हमास के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात के मुतबादिल रास्ते तलाश कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब इसराइल और अमेरिका ने कतर में जारी मुज़ाकरात से अपने वफूद वापस बुला लिए हैं। हमास का कहना है कि मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा शुरू होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि इसराइली और अमेरिकी वफूद की वापसी सिर्फ दबाव डालने के लिए है। मिस्र और कतर ने कहा है कि तातुल आर्जी है और मुज़ाकरात दोबारा होंगे, ताहम इसकी कोई हतमी तारीख नहीं दी गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास यरगमालियों की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट है।
تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحدی جھڑپوں کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے. جاری جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 32 ہو گئی جبکہ 130 زخمی ہیں. کمبوڈیا سے 38,000 شہری جبکہ تھائی لینڈ سے 140,000 سے زائد افراد جنگ زدہ علاقوں سے فرار ہو چکے ہیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق کمبوڈین حکام نے کہا ہے کہ سرحدی تنازع کے نتیجے میں مزید 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد دونوں طرف ہلاکتوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے. کمبوڈین وزارت قومی دفاع کے ترجمان نے مزید 7 شہری اور 5 فوجی ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے جبکہ ترجمان نے کہا ہے کہ حملوں میں 50 شہری اور 20 فوجی بھی زخمی ہوئے. تھائی لینڈ کے حکام نے بھی 13 شہری اور 6 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے. تھائی حکام نے کہا ہے کہ کمبوڈیا کے حملوں میں 29 شہری اور 31 فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں. کمبوڈیا نے تھائی لینڈ کے ساتھ فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے جبکہ اقوام متحدہ میں کمبوڈیا کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے. اس سے پہلے کمبوڈیا کی سرحد سے متصل 8 اضلاع میں مارشل لاء کا اعلان کیا گیا تھا. تھائی لینڈ کے قائم مقام وزیر اعظم نے خبردار کیا تھا کہ یہ جھڑپیں جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں. فلپائن میں سمندری طوفان کے باعث آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 30 افراد ہلاک اور 8 لاپتہ ہو گئے ہیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ کونسل کی جانب سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ فلپائن میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 30 افراد ہلاک اور 7 لاپتہ ہیں جبکہ 10 افراد زخمی ہو گئے. ملک بھر میں 14,60,000 خاندان متاثر ہوئے. 88 شہروں اور قصبوں کو آفت زدہ قرار دیا گیا تاکہ ہنگامی رد عمل کو تیز اور ضروری وسائل تک رسائی کو آسان بنایا جا سکے. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، گلگت بلتستان ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے شدید متاثر ہو رہا ہے. حالیہ دنوں گلوف اور کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے. شاہین صفدر رپورٹ کریں گی. گلگت بلتستان بلند و بالا پہاڑ، نیلگوں جھیلیں اور قدرتی حسن سے مالا مال خطہ ہے، مگر حالیہ برسوں میں یہ علاقہ بڑے ماحولیاتی خطرے سے دوچار ہے. گلیشیئرز کے پگھلنے کے عمل میں تیزی، گلیشیائی جھیلوں کے ٹوٹنے اور کلاؤڈ برسٹ سے یہ خطہ شدید متاثر ہوا ہے. گلگت بلتستان میں حالیہ برسوں درجنوں گلاف واقعات پیش آئے جن میں کئی افراد جان سے گئے اور ہزاروں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا. کہ پچھلے 3-4 دنوں سے ہمارے پاس بہت زیادہ گلوف کے ایونٹس ہو رہے ہیں اور کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں جو کہ کوئی نیا فنومینا نہیں ہے، جو کہ گلگت بلتستان میں ہوتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کی شدت پکڑنے کی وجوہات ہیں اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیمپریچرز ہیں وہ رائز ہو گئے ہیں. جو ہمارا درجہ حرارت ہے وہ جیسے بزنس ایز یوزول رہتا تھا اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو ایکشنز ہیں یا ہمارے جو اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز ہیں وہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں اور کلائمیٹ چینج کے اثرات ہم انہی دنوں میں فلڈز کی صورت میں، فلیش فلڈز کی صورت میں، ڈیبری فلو کی صورت میں، گلیشیئر میلٹ کی صورت میں ہم وٹنس کر رہے ہیں. سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ابتدائی وارننگ سسٹمز، خطرناک جھیلوں کی نگرانی اور مقامی کمیونٹیز کی تربیت کر رہے ہیں. عالمی سطح پر کاربن کے اخراج کو کنٹرول نہ کیا گیا تو آئندہ سالوں میں گلاف کے واقعات کئی گنا بڑھ سکتے ہیں. گلگت بلتستان کی خوبصورتی کو آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. شاہین صفدر، PTV نیوز، گلگت. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں موسم گرم رہا، تاہم کہیں کہیں بارش اور بوندا باندی ہوئی. محکمہ موسمیات نے صوبے بھر میں 28 جولائی سے بارشوں کے نئے سپیل کا امکان ظاہر کیا ہے. نوید حیات رپورٹ کریں گے. آگے بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور ہبس زدہ رہنے کا امکان ہے. تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور مشرقی پنجاب میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دالبندین 45، نوکنڈی اور دادو میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین، خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اب آپ کو بتائیں گے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ خواجہ نے شنگھائی میں ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس کے موقع پر چین کے ممتاز طبی ٹیکنالوجی کے ماہرین کے وفد سے ملاقات کی ہے، جس میں کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پاکستانی نوجوانوں کے لیے مصنوعی ذہانت کی مہارتوں کے تبادلے پر مبنی پروگرام کا آغاز، نیشنل IT بورڈ کے ساتھ ڈیجیٹل گورننس سلیوشنز پر اشتراک اور پاکستانی سٹارٹ اپس کے ساتھ ہیلتھ ٹیک، ایڈ ٹیک اور فن ٹیک کے شعبوں میں مشترکہ منصوبے شامل تھے.
वक्त ने पाकिस्तान में स्मार्ट मेंटेनेंस मशीनरी और AI पर मबनी एप्लीकेशंस की नुमाइश में दिलचस्पी जाहिर की और असाबी बीमारियों के इलाज की तहकीक को फ़रोग देने पर भी जोर दिया। हुकूमत पंजाब किसानों की मदद के लिए हम वक्त तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़्यादा गंदम उगाव के विजन के तहत महकमे ज़राअत रावलपिंडी के ज़रिए तमाम 4 खुशनसीब किसानों में मुफ्त ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसब खान। रावलपिंडी में ज्यादा गंदम उगाने वाले 4 काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए इंतहाई शफाफ अंदाज में होने वाली कुरानंदाजी के जरिए ट्रैक्टर तकसीम किए गए। पैदावारी मुकाबले में पहले नंबर पर आने वालों को 10 लाख, दूसरे को 8 लाख और तीसरे नंबर के किसान को 5 लाख रुपए दिए गए। काश्तकारों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़रई शोबे के लिए काविशों को बेमिसाल करार दिया और ज़रई पैदावार में इजाफे पर फील्ड अफसरान की कारकर्दगी की खुसूसी तारीफ की। ये अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत है और मरियम नवाज साहिबा की मेहरबानी है जो काश्तकारों को उनकी मेहनत का सिला दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, ताकि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा गंदम हो, ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली हो। मेरी सियासी वाबस्तगी भी जो इलाकाई है वो डिफरेंट है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस प्रोग्राम का विनर हूँ, तो मैं तो इस चीज़ का बिल्कुल बबांगे दोहल ऐलान करूँगा कि ये शफाफियत के लिहाज से 100% मुतमईन था। इस मौके पर तकरीब से खिताब में रुकन कौमी असम्बली मलिक इब्रार ने कहा कि सूबा पंजाब में तकरीबन 2.5 अरब की लागत से किसानों में 1000 मुफ्त ग्रीन ट्रैक्टर्स देने का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपना वादा वफा करके किसान दोस्ती का सबूत दिया है। पंजाब की सोच देखें, किसान कहाँ पंजाब में बैठा हुआ है, किस कोने में बैठा हुआ है और वहां से एक अच्छी खुशबू, महक, ठंडी हवाएं किसानों तक पहुंचा रही है, वो मरियम नवाज है। तकरीब से खिताब में डायरेक्टर एग्रीकल्चर रावलपिंडी शाहिद बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से मिलने वाले ग्रीन ट्रैक्टर्स की कीमत 25 लाख रुपए से जायद है। किसानों के इनामात को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। 99,252 लोगों को किसान कार्ड बनाकर देने का टारगेट है। 22 सेंटर्स पर 26,000 से जायद कार्ड किसान वसूल कर चुके हैं। गंदम के पैदावारी मुकाबले करवाने और इनामात रखने का मकसद ज़री खुद किफालत का हसूल है, ताकि ज्यादा अनाज की वजह से अवाम को सस्ती रोटी दस्तियाब हो सके। सूबे पंजाब में गंदम की काश्त में नुमाया इजाफा इस बात का सबूत है कि वज़ीर आला पंजाब की मुफ्त ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के समरात आना शुरू हो गए हैं। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की 70वीं सालगिरह के मौके पर लाहौर में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे वकास महमूद। लाहौर में सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत के साथ साथ कारकुनों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुल्क और कौम की खातिर सोबतें बर्दाश्त की और हमेशा अवाम के हकूक के लिए जिद्दोजहद की। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो अजीम रहनुमा थे और आसिफ अली जरदारी एक दूर अंदेश लीडर हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात की मजबूती में सदर आसिफ अली जरदारी का अहम किरदार है। एक लीडर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो आसिफ अली जरदारी में मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहादतों की एक अजीम दास्तान है। आसिफ अली जरदारी तो वो अजीम इंसान है कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुश्किलात में गुजारी, जेलें काटी, बीमारियां बर्दाश्त की, लेकिन शहीदों की इस खानदान भुट्टो खानदान से अपनी वफादारी उन्होंने निभाई। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनों के दरमियान मजबूत रिश्ता है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी को मजबूत किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद अपने हाथ से, अपनी तहरीर से, अपनी वसीयत में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ये पार्टी सौंप कर जाती है, तो आप फिर समझ सकते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो जैसा विजनरी लीडर जो है, इतनी अजीम शख्सियत जो है, अगर वो आसिफ अली जरदारी का इंतखाब करती हैं तो फिर मैं समझता हूँ इसके अलावा किसी और सर्टिफिकेट की शायद आसिफ अली जरदारी साहब को जरूरत है। तकरीब में पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया और सदर आसिफ अली जरदारी की जमहूरियत के लिए खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है जिसने हमेशा अवाम के हकूक के लिए जिद्दोजहद की। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक भी काटा गया। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। शेरी मजमूए अगर मैं आसमा होता के खालिक मारूफ शायर डॉक्टर उबैद बाज़क अमर के एजाज़ में रावलपिंडी में एक अदबी नशिस्त हुई।
बज़्म अहबाब कलम पाकिस्तान रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से होने वाली अदबी नशिस्त के पहले दौर में मुशायरा हुआ, जबकि दूसरे दौर में अहले कलम ने डॉक्टर उबैद बासिक अमर की शायरी पर इजहार ख्याल किया। तकरीब की सदारत मारूफ शायर कावर एजाज ने की, जबकि डॉक्टर जाहिद हसन चुगताई और अली मोहम्मद फर्शी मेहमान खुसूसी थे। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने एशिया कप की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक T20 फॉर्मेट पर खेला जाएगा। इवेंट का मेज़बान तो भारत है, लेकिन मुकाबले मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे। इवेंट में 8 टीमें शिरकत करेंगी। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान शामिल हैं। ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग को रखा गया है। ग्रुप मरहले का इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को होगा। 20 सितंबर से सुपर 4 मरहले का आगाज होगा। 2 बेहतरीन टीमों के दरमियान फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज अपने नाम कर ली है। सेंट किट्स में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 6 विकेटों से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 214 रन बनाए। ओपनर्स शाय होप और ब्रेंडन किंग ने टीम को 125 रन का आगाज दिया। कप्तान शाय होप ने T20 करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 57 गेंदों पर 102 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली, जिसमें 6 छक्के और 8 चौके शामिल थे। ब्रेंडन किंग ने 66 रन बनाए। जवाब में टिम डेविड की जारहाना बैटिंग के बायस ऑस्ट्रेलिया ने 215 रन का हदफ 16.1 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 87 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद टिम डेविड मैदान में आए। उन्होंने तूफानी इनिंग्स खेलते हुए पहली 16 गेंदों पर निफ सेंचुरी बनाई और फिर 37 गेंदों पर 102 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और टीम को जीत से हमकिनार किया। टिम डेविड की इनिंग्स में 11 छक्के और 6 चौके शामिल थे। वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से तेज तरीन निफ सेंचुरी और सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। मिचेल ओवन 16 गेंदों पर 36 रन के साथ नॉट आउट रहे। टिम डेविड मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। न्यूजीलैंड ने 3 मुल्की T20 सीरीज जीत ली है। हरारे में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बनाए। टिम सफर्ट ने 30, डिवॉन कॉर्नवाई और रिचन रविंद्रा ने 47 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका के लुंगी अनगीडी ने 2 विकेटें हासिल की। 181 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 177 रन तक पहुंच पाया। ओपनर्स लॉइन डे प्रिटोरियस और रिजा हैंड्रिक्स ने टीम को 92 रन का आगाज दिया। लॉइन डे प्रिटोरियस ने 51 और रिजा हैंड्रिक्स ने 37 रन स्कोर किए। डिवाल्ड ब्रीवेस ने 16 गेंदों पर 31 रन बनाए। आखिरी ओवर में जनूबी अफ्रीका को 7 रन दरकार थे। मैट हेनरी ने शानदार बॉलिंग करते हुए सिर्फ 3 रन दिए और 2 विकेटें भी हासिल की। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। 3 मुल्की T20 सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई गई। अंडर 19 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने फतुहात की हैट्रिक कर ली। अपने तीसरे मैच में पाकिस्तान ने तुर्किया को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ताशकंद में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने तुर्किया के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की। कौमी टीम ने मुकाबला 25-17, 25-19 और 25-19 से जीता। मोहम्मद सऊद ने 16, मोहम्मद याहिया ने 14 पॉइंट स्कोर किए। पाकिस्तान अपना चौथा मैच 28 जुलाई को पोर्टोरिको के खिलाफ खेलेगा। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।